हेलो बेटा। प्रीवियस टॉपिक में इस ब्लॉक में हमने हाइलाइट्स एंड हाइड्राइड्स खत्म कर दिए थे अब 15 ग्रुप एलिमेंट। बट आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द ऑक्सी एसिड्स ऑफ ए नाइट्रोजन का टॉपिक वो शुरू करने वाले हैं। सो दिस फ्रॉम द पी ब्लॉक दैट इज ऑफ द 15 ग्रुप एलिमेंट। ये कहाँ से आ रहा है? पी ब्लॉक। और ये पी ब्लॉक में हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? 15th ग्रुप एलिमेंट्स। दैट मीन्स अबाउट द नाइट्रोजन फैमिली, या तो आप इसे निकोजन्स भी कह सकते हो। और इसमें जो टॉपिक शुरू होगा दैट इज अबाउट ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा यहाँ ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। इस ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहला वाला जो एनसीईआरटी बताता है इज टॉकिंग अबाउट HNO3 कॉल्ड एज ए व्हाट? नाइट्रिक एसिड। हाँ बेटा, HNO3 कॉल्ड एज ए व्हाट? नाइट्रिक एसिड। ये बनता कैसे है? सबसे पहला मेथड, हाउ द नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड। बेटा ये KNO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा लीजिए। अगर इस KNO3 को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करवा लेते हो तो आपको नाइट्रिक एसिड तो आ ही जाएगा। बेटा यहाँ से नाइट्रिक एसिड तो आ ही जाएगा, बचा पोटेशियम और सल्फेट, इससे आपको पोटेशियम बाइसल्फेट आ जाएगा। मतलब इसकी बेसिसिटी 2 है। बेसिसिटी 2 होने से वो एक H+ देगा combine with NO3 minus to form HNO3, बाकी का HSO4 combine with K to form KHSO4. It is a method of preparation of nitric acid. सर मैं इसे एक लैब मेथड बोलूंगा तो भी ठीक रहेगा। टू प्रिपेयर द नाइट्रिक एसिड, ये एक लैब मेथड है भाई, राइट। लेकिन ऐसा कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड भी होगा या नहीं? यस सर। बेटा हमारे पास एक कमर्शियल मेथड भी है जिससे आप नाइट्रिक एसिड बना सकते हो, और वो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मेथड है हमारे ओसवाल्ड अंकल की प्रोसेस कॉल्ड एज ए ओसवाल्ड प्रोसेस। और बेटा इस ओसवाल्ड प्रोसेस से आप नाइट्रिक एसिड बना सकते हो 3 स्टेप में। 3 स्टेप में पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया करा लो, मतलब अमोनिया को एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करा लीजिए जहां पर उसकी ऑक्सीजन उससे कंबाइन हो जाएंगी एट ए पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से द कैटलिस्ट, जो कि आप प्लैटिनम या रोडियम लेते हो। तो ये अमोनिया विद एटमॉस्फेरिक एयर कन्वर्ट करेगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज NO एंड वेपर ऑफ वाटर। ये पहला स्टेप है। जैसे ही आपको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आ जाए फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेप 2 पे कराना है। भाई अगर इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑब्वियसली वो देगा NO2। बेटा मेक इट 2 मोल, ऑक्सीजन 4 नाइट्रोजन 2, ये हो गया बैलेंस, मिल गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड स्टेप, तीसरी स्टेप में NO2 जो मिल गया आपको उसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। देखो थर्ड स्टेप में इसकी क्या करानी है बेटा? हाइड्रोलिसिस करानी है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो सर देगा तो देगा HNO3, और बाद में एज ए बाय प्रोडक्ट ये भी निकालेगा, NO वापस निकल गया, जो आप रिसाइकल करके सेकंड स्टेप में डाल के प्रोसेस कंटिन्यू करा सकते हो, राइट। ये जो मैंने बना के दिया दिस इज कॉल्ड एज ए नाइट्रिक एसिड। हाँ बेटा ये जो NO जो मिल गया यहाँ पर आप इसकी रिसाइकलिंग करा सकते हो। यहाँ पे दिस NO इट शुड बी रिसाइकल्ड, डाल दो यहाँ पर, ऑक्सीजन पास करो NO2, इसकी हाइड्रोलिसिस करो, वापस ये चलते रहेगा। ये जो HNO3 आपको इस प्रोसेस से मिलती है बेटा ये बहुत ही डाइल्यूट होती है, आपको इसे कॉन्सेंट्रेटेड कराना पड़ता है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे कराओगे? तो बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन कराने का पहला स्टेप होता है इसकी डिस्टिलेशन कीजिए। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जब आप इसकी डिस्टिलेशन प्रोसेस करवाते हो तो आपको जो मिलेगा अप टू 69% प्योर ऑफ नाइट्रिक एसिड आता है। मतलब जितने वेपर ऑफ वाटर था या वाटर था वेपर के फॉर्म में निकल गया। अब यहां से भी कुछ वाटर वेपर निकालने के लिए बेटा आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक ए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज ए व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड, इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब टेंडेंसी टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें से आप वाटर मॉलिक्यूल जब निकालोगे तो ये जो 69% ऑफ जो आपको नाइट्रिक एसिड दिख रहा है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधा का सीधा 98% ऑफ नाइट्रिक एसिड। यस सर। ये आपने जो प्रोसेस में HNO3 बनाया था बहुत ही डाइल्यूट था, और आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टेप से
आपने 98% प्योर नाइट्रिक एसिड तक बना दिया है। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। वेरी गुड। हमारी एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा भी लिखा हुआ है कि भाई HNO3 की स्ट्रक्चर होगी तो कैसी होगी, और पूछेगा HNO3 मतलब आप लिख सकते हो सर HNO3, बेटा इट कैन बी रिटन एज OH-NO2, ऐसा लिख सकते हो HNO2। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाना चाहो तो और भी अच्छा है भाई, नाइट्रोजन से जुड़ा OH, देखो OH, अब इस नाइट्रोजन से जुड़ा क्या बेटा, एक डबल बॉन्ड और एक क्या है, डेटिव बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन बन गई बेटा sp2, सही है ना। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर तो क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सारा का सारा एक ही प्लेन में आ जाएगा, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है। दूसरी बात, सब उन्होंने पूछा HNO3 एसिड है कि नहीं है, तो आप बोलना ये एसिड है, तो भाई इस एसिड की बेसिसिटी कितनी, तो एक ही H+ देता है, तो आपकी बोलेंगे इस HNO3 की बेसिसिटी 1 है। क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी टू रिप्लेस एक H+ आयन है। बेटा बेसिसिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। मतलब इससे मिलने वाला आपको NO3- क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जरूर है सर, मिटा दे। थोड़ा सा ये कंसेप्ट को मैं केमिकल बॉन्डिंग में ले जा रहा हूं। आपने केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, और आपने वहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सीखा था। आपसे पूछा जाता है NO3- जो नाइट्रेट आयन है इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के 2 तरीके हैं, उसमें से वन ऑफ द मेथड जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था उसके बारे में बता रहे हैं। बेटा ये जो NO3- है ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और वैसे भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था कि ये बनता कैसे है, राइट बेटा। अब देखो इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइज बनाते जाइए। बेटा हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहां आ जाए, तो बेटा ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहां, तो डेटिव बॉन्ड यहां। बेटा हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहां उतर जाए, तो डबल बॉन्ड यहां उतरा, तो बेटा ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव यहां और डेटिव बॉन्ड यहां। तो कितने रेजोनेंस स्टेबलाइज आ गए, 3। सुनो NO3- की बॉन्ड ऑर्डर पूछी गई है। बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले जाते, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर NO की बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है। N और O के बीच में कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड। बेटा बाद में कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। बाद में कितने बॉन्ड, एक डेटिव बॉन्ड, तो एक डेटिव बॉन्ड। रिपीट करूं मैं, बेटा इस NO की बॉन्ड ऑर्डर कितनी, तो पहले इस NO में कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड, फिर इसमें कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, फिर इसमें कितने बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड तो है पर एक ही बॉन्ड कंसिडर किया जाता है, बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से 1 2 3। समझ में आ गया, ये है कंसेप्ट बेटा केमिकल बॉन्डिंग में जो आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज में पढ़ाया गया था, नहीं तो अभी सीख लो कुछ नहीं होगा, राइट। ये था बेटा बॉन्ड ऑर्डर जो एनसीईआरटी में दिया है, पर मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ निकाल के दे दिया है। अब बात आती है बेटा ये जो आपकी HNO3 थी इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा ये। सर HNO3 की प्रॉपर्टीज पढ़े हम, कैसे बेटा, HNO3 क्या, प्योर HNO3 जब होता है वो कलरलेस होता है, लिख दे सर अगर आपका HNO3 प्योर होगा तो प्योर HNO3 कैसे होता है, तो उसको कोई कलर नहीं होता, पानी के जैसे कलरलेस होता है। ऐसा क्यों, तो वहां पर होता है अगर उसमें कुछ इंप्यूरिटीज आ जाए, अगर इंप्यूरिटीज आ जाने से क्या होगा बेटा, इट विल हैव येलो और ब्राउन कलर। प्योर हो तो ऐसा, अगर वो इम्प्योर HNO3 हो तो इम्प्योर HNO3 ये या तो येलो
या ब्राउन कलर का दिखता है। बेटा ऐसा क्यों, इम्प्योर को कलर क्यों आया, तो आप रीजन लिख सकते हो, ड्यू टू डिकम्पोजिशन, इट फॉर्म्स NO2 गैस। भाई ये तो अभी आपको समझ में ही आ गया। और NO2 गैस डिकम्पोज होके NO2 बनाता है, हम सब जानते हैं भाई NO2 ये तो ब्राउन कलर का होता है, राइट। और कुछ इंप्योरिटी होगी तो ब्राउन कलर उससे कंबाइन होकर येलो कलर भी दे सकता है। तो बताने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आपकी HNO3 प्योर फॉर्म में है तो कलरलेस है, और इम्प्योर फॉर्म में है तो येलो और ब्राउन कलर आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस, राइट। छोटी सी प्रॉपर्टी थी, लिख लीजिए। अब इतनी प्रॉपर्टी नहीं बेटा, ये तो फिजिकल हो गई, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। आई मीन टू से केमिकल प्रॉपर्टीज। सर आपके हिसाब से HNO3 कैसा है, क्या सर वो एसिड है या बेस है? एक मिनट बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। आपके हिसाब से बेटा वो एसिडिक है या बेसिक है? विल ट्राई टू लर्न इट नाउ। बेटा अभी जो प्रॉपर्टीज होने के बाद विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। केमिकल मतलब अभी वो उसकी नेचर कैसी है। ऑब्वियसली HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड है, तो बेटा वो एसिडिक नेचर का तो हुआ ही होगा। तो एसिडिक नेचर का होगा तो प्रूव कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ये किसी बेस से रिएक्ट होता है तो एसिडिक नेचर है, नहीं टेंडेंसी टू गिव H प्लस आयन तो बेटा एसिडिक नेचर है। तो ऐसे कुछ उसकी नेचर, एसिडिक नेचर पता करने की जो हमको मेथड एनसीईआरटी में दिया है, मैं आपको वही दे रहा हूँ। नाउ HNO3 की जो नेचर है बेटा, इट इज अबाउट द एसिडिक नेचर। और ये जो एसिडिक नेचर है आपके हिसाब से इसकी टेंडेंसी कितनी H प्लस देने की है? तो एक, कॉल्ड एज ए मोनोप्रोटिक। बेटा मोनो मतलब एक, टेंडेंसी टू गिव 1 H प्लस आयन, H प्लस को प्रोटिक कहते हैं, तो ये आपकी मोनोप्रोटिक एसिड है। अब मोनोप्रोटिक एसिड है तो HNO3 को एसिड को बेस से रिएक्ट कीजिए। देखिए बेटा मैं दे रहा हूं, ये एसिड है और ये आपका बेस है। भाई अगर ये एसिड होगा तो बेस से रिएक्ट करेगा, और बेस से रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कैसे? देखो आपको भी मालूम है सॉल्ट एंड वाटर भाई, Na का प्लस NO3 माइनस तो आ गया NaNO3, बाद में OH प्लस H, सर इट फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल, ये आ गया। दूसरा, सर अगर ये एसिड होगा तो और किसी बेस से रिएक्ट करेगा, करेगा ना बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड ये भी तो बेस है बेटा, सारे मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है। इससे मिलेगा क्या? सॉल्ट। कैसे? कैल्शियम की वैलेंसी 2 और NO3 की वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस करा लो, CaNO3 टेकन ट्वाइस। भाई ये टेकन ट्वाइस है, H2 प्लस O वाटर मॉलिक्यूल बाहर, कैल्शियम नाइट्रेट एज ए सॉल्ट फॉर्म हो गया है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? वेरी गुड। सर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3। कुछ भी नहीं करना सर, equivalent weight of HNO3 is equal to molecular weight of HNO3 by एसिड है तो इसकी बेसिसिटी या वैलेंसी फैक्टर, बाय मॉलिक्यूलर वेट 63 और बेसिसिटी एक ही है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू कितना सर? 63। एवरीथिंग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का है, बना लीजिए बेटा। इसके बाद में देखेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द HNO3। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो कैसा है वो भी देखेंगे भाई। लेट अस से गो विद द ऑक्सीडाइजिंग नेचर, लेट अस गो विद द ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बेटा इस ऑक्सीडाइजिंग नेचर में देखिए नाइट्रिक एसिड का, ये हम बोलेंगे इट हैज ए टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, मतलब कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो सकता है? तो बोलेंगे सर इट एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर कैसे? देखो बेटा मैं वही बताने जा रहा हूं, और यही एनसीईआरटी के रिएक्शंस दिए गए। अगर आपने HNO3 डाइल्यूट लिया, देख लो बहुत काम की चीज है, और अगर HNO3 आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो क्या होगा? बेटा ये 2 मोल्स ऑफ HNO3 जो डाइल्यूट था वो टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। देखो H2O, फिर नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6 में से 1 गया तो 5 बचा है, तो फिर आप ये करा लो 2 NO, और आपने 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकाला, जिसकी टेंडेंसी नेसेंट ऑक्सीजन की देने की है, इट मस्ट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा रेडॉक्स में पढ़ाते हैं।
कॉन्सेंट्रेटेड ले लो भाई, कॉन्सेंट्रेटेड ले लो, तो ये भी अपने आप में 2 मोल टूटेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, बट इंस्टेड ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सर, ये आपको नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड दे देगा। भाई ऑक्सीजन कितने, 4 5, यहाँ तो 6 थे, 5 चले गए, और एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो देखो बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो तो आपको NO गैस देगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और कॉन्सेंट्रेटेड जब होगा ये आपको NO2 गैस देगा, ये याद रखना है, राइट। देख लीजिए बेटा, इसी के बेस के सारे एग्जांपल्स करेंगे। इसमें एक छोटा सा आपको मैं नोट लिखा दूं इसी का, इसी के लिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। बेटा अपने पास मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम और Mn, ये एक मेटल है। Mg एंड Mn आर द ओनली 2 मेटल्स। देखो अब ये एनसीईआरटी में है, अब उतना ढूंढने से अच्छा मैं यही ढूंढ के निकाल के दे दिया। Magnesium and manganese are the only 2 metals which react with the dilute HNO3. Which react with किसके साथ? डाइल्यूट HNO3। आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हो। और जब डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा बेटा? इट विल प्रोड्यूस, यस, मतलब यहाँ पर अभी आपको वाटर ये सब नहीं मिलने वाले, ये ऐसे 2 मेटल्स हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट तो करेंगे एंड प्रोड्यूसेस H2 गैस। इसलिए मैंने इसको एक छोटा सा नोट में डाल दिया, ये नोट रख लो, सबके काम आ जाएगा। Magnesium and manganese are the only 2 metal which can react with the dilute HNO3 and produces which gas बेटा? हाइड्रोजन गैस। देख लीजिए, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम देखेंगे बेटा, ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है। क्या सर ये मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता, क्या इसको नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता? तो भाई पहले करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, जो अपनी एनसीईआरटी में दिया है ना, वही वाला कंसेप्ट है। तो पहले बात करेंगे सर नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन को, मतलब व्हेन इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑब्वियसली बेटा वो किसको ऑक्सीडाइज कर सकता? मेटल को भी और नॉन मेटल को भी। तो चलो भाई सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीड, मतलब HNO3 विल ऑक्सीडाइजेस टू नॉन मेटल, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। देखिए बेटा, पहला ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। अब एनसीईआरटी के हिसाब से वही नॉन मेटल लेना जो उसने दिया है, कार्बन सल्फर आयोडीन, 3 ही लिया है भाई, कार्बन सल्फर और आयोडीन। क्या लिए? HNO3। बट अगर आपसे मैं पूछूं डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसमें नॉन मेटल किससे रिएक्ट करेगा? तो एक बात याद रख लो बेटा, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ तो भाई किससे रिएक्ट कर रहा है? वो जो रिएक्ट कर रहा है वो सारे के सारे कैसे हो? CONC हो, सारे के सारे कैसे हो? CONC हो, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड से ही रिएक्ट कर सकता है। याद रहेगा, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HNO3 बट इट कैन रिएक्ट विद द ओनली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और वो क्या होगा? इट विल ऑक्सीडाइज टू देयर ऑक्सी एसिड्स। अब कार्बन का ऑक्सी एसिड क्या बनता है सर? एक्चुअली ये तो CO2 बनेगा और इसकी ऑक्सी एसिड कार्बोनिक एसिड। बेटा ये सल्फर को ऑक्सीडाइज किस में करता? उसके SO2 में, और SO2 की ऑक्सीडेशन करा लो तो आपको ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर जानते हो, H2SO4। अब वैसा आयोडीन की करो बेटा, हाँ ये आपको पेंटा ऑक्साइड तो देता ही देता है, और पेंटा ऑक्साइड ऑफ आयोडीन की अगर आप ऑक्सी एसिड देखो तो आती है आयोडिक एसिड HiO3। ये है बेटा HiO3, इट विल बी कॉल्ड एज एन व्हाट? आयोडिक एसिड। देखिए बेटा, आई मीन डाइल्यूट डज नॉट रिएक्ट विद द नॉन मेटल, ओनली कॉन कैन रिएक्ट, और इनको ये ऑक्सीडाइज करा रहे हैं उनके ऑक्साइड में,
कार्बन का ऑक्साइड CO2, सल्फर का ऑक्साइड SO2, आयोडीन का ऑक्साइड I2O5, और इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा उनके ऑक्सी एसिड में, कार्बन की ऑक्सी एसिड कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, आयो आयोडीन पेंटॉक्साइड की ऑक्सी एसिड बेटा आयोडिक एसिड। लिख लीजिए यहाँ पे। बेटा ये बात याद रखो, दिस इज नॉट द पर आयोडिक एसिड, ये पर आयोडिक एसिड नहीं है, ये क्या है, ओनली आयोडिक एसिड है। बच्चे लोग पर आयोडिक एसिड लिख के आ जाते हैं, ऐसा मत करना। तो ये क्या था, रिएक्शन भी थे मेटल के साथ। बेटा नॉन मेटल करो, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब नॉन मेटल के बाद मेटल भी करो, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट मी शो यू, मैं आपको एक छोटा सा टेबल ही बना दूं, ऑब्वियसली आपको और अच्छे से समझ में आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल के साथ में। बेटा बी है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, अच्छी बात है। बेटा यहाँ देखिए, मैं कुछ नाइट्रिक एसिड के परसेंटेज लिख रहा हूं, 620 70, 6% ऑफ HNO3, मतलब वेरी डाइल्यूट। अब बुक में लिखा हुआ है, मैंने चार्ट बना लिया, 20% नाइट्रिक एसिड, तो थोड़ा इससे बढ़ के तो सर डाइल्यूट चलेगा, डाइल्यूट चलेगा, ये वेरी नहीं बोल सकते, ये वेरी हो गया, ये डाइल्यूट हो गया। 70% बोलो सर, ये कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे बढ़ के है ना भाई, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये वेरी डाइल्यूट एसिड है, ये डाइल्यूट एसिड है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। बट अगर 6% HNO3 हो ना, ये किसको ऑक्सीडाइज करता है बताओ मैं? हाँ सर, मैंगनीज और मैग्नीशियम, अभी भी मैंने आपको एक छोटा सा पैराग्राफ में बना के दिया था, राइट? बेटा इतना ही नहीं, मैंगनीज और मैग्नीशियम नहीं, लेकिन मैंगनीज मैग्नीशियम अगर होते हैं तो यहाँ पर आपको H2 गैस लिबरेट करता है, ये याद रहेगा। अगर मैंगनीज और मैग्नीशियम डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट से रिएक्ट करवाते हो, H2 गैस लिबरेट करेगा, साथ में उस मेटल का सॉल्ट भी देगा। बेटा नॉट ओनली नीट, IIT लेवल के भी क्वेश्चन बन जाते हैं इस चार्ट में से, इतना पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा चार्ट ही याद कर लेना। सर क्या दूसरे कोई मेटल्स यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेंगे? होते हैं बेटा, टिन भी रिएक्ट करेगा, जिंक भी रिएक्ट करेगा, यस, यहाँ बता दूं मैं, जिंक भी रिएक्ट करेगा, टिन भी करेगा। तो जब ये दो होते हैं तो H2 लिबरेट करेगा। बेटा जिंक और टिन की जब बात करते हो तो वो अमोनियम नाइट्रेट के साथ में मेटल सॉल्ट देता है, अमोनियम नाइट्रेट के साथ में उन मेटल का मेटल सॉल्ट भी देता है। ये हो गया किसके लिए भाई? वेरी डाइल्यूट के लिए। अब 20% तो डाइल्यूट है। बेटा यहाँ पर आप जानते हो, कॉपर, सिल्वर, लेड, मर्क्यूरी, ये सब, कॉपर, सिल्वर, लेड, मर्क्यूरी, ये वाले मेटल 20% मतलब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके वो क्या क्या दे सकता है भाई? एक तो देगा इन सारे मेटल मिलके, एक देगा NO, बाद में उसकी मेटल की मेटल सॉल्ट। देखो चार ही लिया मैंने, कॉपर है बेटा, सिल्वर भी है, लेड भी है, मर्क्यूरी भी है, राइट? अब एक आएगा जिंक करके आता है, जिंक अगर दिख जाए तो वो आपको N2 वो देगा, साथ में उसका मेटल सॉल्ट। ये टेबल देख के एनसीईआरटी पढ़ लो, याद ही हो जाएगा। अगर इसके अलावा टिन दे दे बेटा, टिन दे दे, तो अगर टिन मतलब SN दे दे तो अमोनियम नाइट्रेट आएगा, और साथ में मेटल सॉल्ट के बजाय बेटा वो आपका मेटल नाइट्रेट बना देगा। तो यहाँ मेटल सॉल्ट यहाँ आ गया मेटल नाइट्रेट। सर 70% की बात कीजिए, बड़ा अच्छा है बेटा ये। यहाँ पर जिंक भी है, आयरन भी है, कॉपर भी है, लेड भी है, सिल्वर भी है।
5 है, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड एंड सिल्वर, सारे मिलके देंगे तो NO2 की गैस देगी। और यहाँ पर अभी आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर मेटल सॉल्ट देगा कि मेटल नाइट्रेट, बता रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ एक मेटल नाइट्रेट और यहाँ भी एक मेटल नाइट्रेट ही देगा। कब ये मेटल होंगे 70% नाइट्रिक एसिड होगी तो, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड मानी गई है, राइट। लेकिन टिन अगर लेते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये IIT मेंस में, नीट में हर जगह पूछा है, ये हर जगह पूछा है। अगर टिन लेते हो तो आपको NO2 गैस तो देगा ही देगा, प्लस उसकी ऑक्सी एसिड कॉल्ड एज स्टैनिक एसिड बेटा, H2SnO3, H2SnO3 कॉल्ड एज ए स्टैनिक एसिड, ये आएगा। देखिए बेटा, Sn से NO2 एंड H2SnO3 कॉल्ड एज ए स्टैनिक एसिड आ गया है। मतलब यहाँ देखिए बेटा, मैंने सारे एग्जांपल्स करा के दिए मेटल एंड नॉन मेटल के साथ में। बेटा इससे थोड़ा आगे अभी कि हमने यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ मेटल नॉन मेटल विथ ए वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, ये तो कर लिए। बेटा अब क्या होगा कि HNO3 आल्सो हैज ए टेंडेंसी, मतलब यहाँ पर कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि वो HNO3 से रिएक्ट ही नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एज ए, that some metals are there, they form or they become passive towards the HNO3। ऐसे कौन से metals हैं? तो देखिए, the metals which is a or which does not react with the HNO3, or some metals are there, they are passive towards the HNO3 due to the formation of a protective oxide layer on its surface। अब ये तो आप पढ़ते आए, पर यहाँ पर थोड़ा डिटेल देख लेंगे कि ऐसे कितने मेटल्स है जो HNO3 से पैसिव है, मींस दे आर द पैसिव टुवर्ड्स द HNO3। तो ये पॉइंट भी अपने ऐड कर लेंगे बेटा। some metals becomes passive towards HNO3। पैसिविटी का मतलब है इनिशियली रिएक्ट होता है और बाद में रिएक्शन रुक जाता है। क्यों बेटा, क्यों रुकता है? इट बिकम पैसिव टुवर्ड्स HNO3 ड्यू टू the formation of protective oxide layer on its surface, formation of protective oxide layer on its surface, राइट। देख लीजिए बेटा एक बार, ऐसे कौन से मेटल्स है, तो आपको ये देखना है कि व्हाट आर दैट मेटल्स, ऐसे कौन से मेटल्स है, दे आर द प्रोटेक्टिव टुवर्ड द और दे आर द पैसिव टुवर्ड्स द एक्टिव मेटल। तो ये जो अपने एग्जांपल्स है हमारी एनसीईआरटी के, वो ये एग्जांपल्स है कि बेटा Fe है, CO है, Na है। हाँ बेटा, Fe, CO, Na, इतना ही नहीं, आपका जो क्रोमियम होता है और एल्यूमिनियम होता है, मैक्सिमम एग्जाम में इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। अब मैंने एडिशनली ये 3 दे दिया तो याद रख लो, काम में आ जाएगा, राइट। दूसरा बेटा, कुछ इनर्ट मेटल्स होते हैं, इनर्ट मेटल्स डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3। मतलब HNO3 में डालो वो डिसॉल्व ही नहीं होते, तो भाई रिएक्ट कहां से होने वाले? इट डज नॉट रिएक्ट और डज नॉट डिसॉल्व इन द HNO3 एसिड। ऐसे कौन से हैं? एक तो हमारी बुक में बेटा 3 दिए गए हैं, प्लाटिनम, गोल्ड और रोडियम करके दिया गया है। प्लाटिनम, एक आएगा गोल्ड, एक आएगा रोडियम। बेटा मेरी तरफ से मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं बट एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं है। इरिडियम, ये भी HNO3 में रिएक्ट और डिसॉल्व नहीं होता है। बट कुछ ऐसे इनर्ट मेटल्स है, दे डिसॉल्व इन एक्वा रिजिया, बट some inert metals, they dissolve in aqua regia। अब आप बोलोगे सर aqua regia क्या है? बेटा ये तो आपको आना चाहिए। यस सर, मिक्सचर ऑफ HCl and HNO3 in the ratio of 3:1। और इस एक्वा रीजिया में कुछ अपने इनर्ट्स मेटल होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, सम दे कैन डिसॉल्व इन द एक्वा रीजिया।
क्यों डिसॉल्व होते तो वो भी लिखो बेटा, डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया क्यों, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सेस। बेटा उनकी टेंडेंसी है कि वो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। तो ऐसे कौन से मेटल्स है बेटा जो एक्वा रीजिया में डिसॉल्व होकर वो अपने कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, गॉट द पॉइंट। तो एग्जांपल है यहाँ पर मैं बात करूं, एक आएगा आपके पास में इनर्ट मेटल्स होते हैं, दे डिसॉल्व्स इन दिस वन। हम बात कर सकते हैं बेटा एक प्लैटिनम भी आ सकता है, कि ऐसे मेटल्स होते हैं ये जो अपने इनर्ट मेटल जो आपने ये लिखे है ना ये वाले, बेटा ये वाले आपके डायल्यूट HNO3 में तो रिएक्ट नहीं हो रहे, बट ये आपके एक्वा रीजिया में डिसॉल्व हो जाएंगे एंड दे कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। इनमें से एक अच्छा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, दैट मींस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाली की बात करेंगे, राइट। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्सेस अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नाउ हम बात करेंगे सर, दैट विल बी कॉल्ड एज ए टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, ऐसे लिखो ना बेस्ट है सर, इट इज ए टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बताऊं क्या जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की। अब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, उस सेंट्रल मेटल एटम में अपना Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, उसमें लिगैंड्स क्या होगा, लिगैंड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ये सब जानने के लिए। तो इट इज अ टेस्ट फॉर द नाइट्रेट आयन। करना क्या है बेटा, एक सॉल्ट ले लो आप, कौन सा सॉल्ट लेना, एक नाइट्रेट का सॉल्ट ले लो, वो कैसा हो, एक्वस फॉर्म में हो। चलो एक्वस फॉर्म ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट ले लिए, उसमें थोड़ा सा FeSO4 डालो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 डालो। इसमें अगर आप FeSO4 डालते हो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसको आपने है ना ये कराना बेटा, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज डालना है इसमें, ये जो करते हो ना इसमें, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज डालना है, concentrated H2SO4 is added drop wise, एक एक ड्रॉप करके डालो रुको डालो रुको, ये करते करते आपको यहाँ पे एक ब्राउन रिंग या कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में एक ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाएंगी। बेटा ये जो ब्राउन रिंग फॉर्म हुआ होगा ये एक्चुअली क्या हुआ होगा और उसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर्स क्या होगा, एग्जाम में ये पूछता है, वो नहीं पूछता कि आपने बनाया कैसे है। तो इसको हम ऐसा समझेंगे बेटा, नाइट्रेट आयन मतलब NO3-, कैसा था, एक्वा स्टेट। बेटा आपने क्या डाला, फेरस सल्फेट, राइट। अच्छा फेरस सल्फेट का Fe+2 अलग से ले लो, एसिडिक मीडियम है ना, सल्फ्यूरिक एसिड कौन सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये एसिडिफिकेशन हुआ होगा, तो जब हुआ होगा तो आपको दिया होगा एज ए NO, क्योंकि देखो +4 -1 +3 और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के बैलेंसिंग करा लो, आपको एक NO फॉर्म आ गया होगा, NO। हाँ बेटा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन ये बिहेव एज ए लिगैंड होती है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 कंसीडर करते हैं, राइट। आपने ये जो रिएक्शन करवाया होगा फेरस सल्फेट के साथ में, तो ये फेरस सल्फेट एक्वस फॉर्म ये ऐसा नहीं होता, वो कैसे होता, ये ऐसे होता, FeH2O टेकन 6 टाइम्स, दिख रहा है बेटा, वेरी गुड। इसकी भी वैलेंसी +1 ही है, और इस कॉम्प्लेक्स में ये जो आपको NO मिला होगा वो कंबाइन कर गया और देखो आपको एक नया कॉम्प्लेक्स देगा। बेटा वो नया कॉम्प्लेक्स में जो 6 वाटर मॉलिक्यूल है ना, 6 में आपके पास 5 ही वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल को Na लिबरेट कर गया, राइट। और यहाँ पर ये जो वैलेंसी आने वाली है अब ये आएंगी आपकी +2, और ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा ये ही कॉम्प्लेक्स बता रहा है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स यू गॉट द ब्राउन रिंग, और हम इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज ए ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बेटा इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आपके NO की वैलेंसी क्या है, तो +1। बेटा Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो भाई ये +1 है, उधर गया तो -1 -1 +2 बिकम +1। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। हम जानते हैं Fe+2 +3 में एग्जिस्ट करता है, बट हमारे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe विल एग्जिस्ट एज ए +1 स्टेट। देख लीजिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉम्प्लेक्स को जो कलर आ रहा है ना दिस कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स भाई,
ये आपका ब्राउन रिंग वाला कॉम्प्लेक्स जहां वाटर 5 है और एक NO है और एक +2. दिस कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, ब्राउन कलर का ना, कलर्ड, इट इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना. तो बेटा ये चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना क्या है, ये अभी हम डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ने वाले, यहाँ नहीं. तो यहाँ जस्ट मैंने ऐड कर दिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स ये कलर्ड आ रहा है, इट इज नॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं होगा. गॉट फाइन. इस केस में जो चाहिए आ रहा है कलर, इट इज ओनली ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना. और ये चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना हम डी एंड एफ ब्लॉक में देखने वाले. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका. बेटा अभी 15 ग्रुप का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लास्ट टॉपिक है कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस. ये लास्ट है. तो ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका क्या है, वो याद नहीं करना. तरीके होते हैं बेटा, कुछ मेथड्स है वो याद, क्योंकि अगर अभी आप आज याद कर लो ना तो एग्जाम आते आते भूल जाओगे. अगर आपको तरीका मालूम है तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे. Now the last topic of the 15 group element is the oxy acid of phosphorus. सर ये है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस. अब आप बोलोगे सर आपने ऑक्सीड एसिड ऑफ नाइट्रोजन में एक ही पढ़ा है. हाँ बेटा एनसीईआरटी में एक है इसलिए मैंने एक पढ़ा है. आपको रेफरेंस बुक में बहुत से मिल जाएंगे, हमको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है. राइट बेटा. ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में खास बात एक है कि इन ऑल दी ऑक्सी एसिड फास्फोरस की हाइब्रिडेशन आपकी जो होने वाली है, इट शुड बी sp 3 हाइब्रिडाइज्ड. पहला पॉइंट ये है सारे ऑक्सी एसिड में. दूसरा एटलीस्ट एक p डबल बॉन्ड हो और एक POH बॉन्ड हो. एटलीस्ट 1 p डबल बॉन्ड हो एंड POH बॉन्ड्स हो. तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है. अब देखो ये कंसेप्ट में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं. ऑल ऑफ लिसन वेरी केयरफुली. बेटा मैं शुरू कर रहा हूं हाइपोफॉस्फोरस एसिड से. मैं शुरू कर रहा हूं हाइपोफॉस्फोरस एसिड से. अब आप बोलोगे सर ये भी तो स्ट्रक्चर हमको याद करना पड़ेगा. जरूरी नहीं बेटा, सबको याद हो ही जाता है. हाइपोफॉस्फोरस एसिड से. सर हाइपोफॉस्फोरस है ना बेटा, OUS एसिड है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, H3PO2 आएगा. ना 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 ना, H3PO3 आता है, H3PO2 आता है. गॉट द पॉइंट. H3PO3 H3PO4. तो हाइपोफॉस्फोरस में आपको आएगा H3PO3. वेरी गुड. ये फॉस्फोरस है 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना लिए. हाइड्रोजन 3 है बेटा. देखो ये बॉन्ड को थोड़ा गैप छोड़ के यहाँ H लिखिए. 3 हाइड्रोजन है, ये गैप छोड़ के H लिखिए, ये गैप छोड़ के H लिखिए. ऑक्सीजन 3 है बेटा, ये बॉन्ड को पकड़ के लिखिए 1 2 3. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो डबल बॉन्ड. अब ये बॉन्ड को आगे सरका सकते हो. खत्म. ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड. वेरी गुड. इसमें से आप 2 मोल ऑफ वाटर, ये जो है ना इसमें आप 2 मोल ऑफ वाटर ऐड करके देखिए, या इसके 2 मोल में से एक वाटर निकाल के देखिए. ऐसे करो बेटा, ये कंपाउंड का 2 मोल समझो और उस 2 मोल्स में आप 1 मोल ऑफ वाटर निकाल के देखो तो क्या आएगा और कैसे आएगा वो भी थोड़ा सोचो आप कैसे आएगा. तो एक काम करेंगे बेटा, इसके 2 मोल में बनाना चाहूंगा, इसके 2 मोल
देखो 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 देखो, ये P है, ये OH है, और ये आपका क्या है बेटा, एक OH है, एक डबल बॉन्ड O है, और ये एक H है, ये है ना, एज इट इज, राइट। तो ऐसा कर दें, थोड़ा सा आपको आसानी कर देंगे बेटा, ये डबल बॉन्ड O को ऊपर सरका लो, ये डबल बॉन्ड O चले गया, बाद में आपके पास क्या है, एक H है और एक OH है, चलेगा ना, 1 2, दो OH है, एक H है, डबल बॉन्ड। इसका भी और एक मोल ले लीजिए भाई, ये एक OH है, ये फिर एक OH है, और ये फिर एक H है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिए, देखो मैंने इसके 2 मोल लेके वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया। बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद यहाँ पर खास बात क्या है, मैं थोड़ा एक क्लैरिटी दे दूं, ये एक H रखो बेटा, और यहाँ पर भी OH रखो। तो इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकालते हो तो एक O बच जाएगा, ये जो O बच जाएगा ये होगा आपका POP की लिंकेजेस, ये डबल बॉन्ड हो, बाकी ये 2 बॉन्ड फ्री बेटा, बाकी ये 2 बॉन्ड फ्री, ये OH OH HH को अंदर लगा लो, OH को बाहर लगा लो, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें हाइड्रोजन कितने काउंट कीजिए बेटा, वेरी गुड, इसका नाम क्या होता है मालूम, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, 1 2 3 4 H4 हो गया, फिर कितने आएंगे P2, 1 2 3 4 P2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, H4P2O5 कॉल्ड एज ए पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो रिक नहीं लगाना बेटा, ये OUS है, तो ये भी आपका OUS एसिड ही आएगा। तो हाइपोफॉस्फोरस से आपने पायरोफॉस्फोरस एसिड बना लिया, कैसे, आपने हाइपोफॉस्फोरस के 2 मोल्स लेके दोनों OH को बगल बगल में लगा के एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए सर, और निकाल के POP की लिंकेज लगा दिए, OH करा लिए, ये बन गया आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर क्यों बनाना सिखाया बेटा, कि आप हाइपोफॉस्फोरस से पायरोफॉस्फोरस एसिड बना सकते हो, राइट। देख लीजिए एक बार, सी वंस अगेन, अगर इसमें से एक ऑक्सीजन एटम अगर निकालते हो, ध्यान से देखो बेटा, हाइपोफॉस्फोरस में से एक ऑक्सीजन एटम अगर आप निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, P डबल बॉन्ड हो, ये निकल गया ना, तो ये H, भाई ये भी H, और बीच में OH है, देखिए बेटा ये आ गया आपका H3PO2, राइट। H3PO3 called as a hypophosphorus acid, H3PO2 called as a phosphorus acid, or we can say metaphosphorus acid, H4P2O5 called as a pyrophosphorus acid। देख लीजिए बेटा यहां तक, क्लियर है बेटा। हमने अभी पायरोफॉस्फोरस बना लिए बेटा, एक काम करो ना, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, मतलब चेंज कर लो, दिस इज कॉल्ड एज ए phosphorus acid and this is called as a hypophosphorus acid, hypophosphorus acid, मतलब आपने क्या किया है देखो, पहले तो फॉस्फोरस एसिड लिखती है, आप इसे ऑर्थोफॉस्फोरस बोल सकते हो बेटा, मुझे अभी याद आ रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, इसमें से नेसेंट ऑक्सीजन निकाल के हाइपोफॉस्फोरस बना सकते हो। इसी ऑर्थोफॉस्फोरस को बेटा 2 मोल लेके वाटर मॉलिक्यूल निकाल के पायरोफॉस्फोरस भी बना सकते हो। इज इट क्लियर? थोड़ा हम फॉस्फोरिक एसिड की भी बात करेंगे इसके साथ ही, विल टॉक अबाउट फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या आएगा, H3PO4 आएगा, बेटा H3PO4 आएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस कॉल्ड एज ए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन 3 है,
ऑक्सीजन 4 है, ये है 3OH है। बेटा पूछता है कि ऑर्थोफॉस्फोरस की बेसिसिटी क्या है। बेटा OH से H प्लस रिप्लेस करेगा, OH से H प्लस रिप्लेस करेगा तो इसकी बेसिसिटी 2 है, बिकॉज ओनली 2 H प्लस OH से रिप्लेस करेगा। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक टू सेंट्रल एटम है बेटा, इट शोज इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इट शोज इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब यहाँ देखिए OH 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 3 H प्लस यहाँ से निकलेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए भाई इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो 3 है, ट्राइबेसिक एसिड, राइट। वेरी गुड। क्या बेटा ये P किसी सेंट्रल एटम H से डायरेक्टली अटैच है? नहीं है। हम बोलेंगे बेटा इट डज नॉट शो इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इट डज नॉट शो इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बेटा वंस अगेन आई विल रिपीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईआईटी मेंस के हिसाब से या नीट के हिसाब से। अगर किसी भी सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है और अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ के H को निकाला, तो बॉन्ड तोड़ के H को जो निकालते हो विच इज सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच है, वो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, तो इट शोज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बेटा ये सेंट्रल एटम फास्फोरस को कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसीलिए इट डज नॉट शो इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर, राइट। अब एक काम कर लीजिए, आपने यहाँ से एक नेसेंट ऑक्सीजन निकाल के हाइपोफॉस्फोरस बनाया था। अब यहाँ क्या करना बेटा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के देखो आपको क्या मिलेगा। भाई H3PO4 से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा बेटा, HPO3 आएगा। मतलब वो आएगा तो कुछ ऐसे, इसके साथ, इसके साथ, और ये आ गया D2 बॉन्ड। हाँ बेटा क्या आ गया देखिए, HPO3 आ गया, क्योंकि H3PO4 से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो, 3 हाइड्रोजन से 2 गए तो 1, फॉस्फोरस एज इट इज भाई, ऑक्सीजन 4 में से 1 गए तो 3, इसका नाम होगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखो बेटा ये आईसी एसिड है तो इसका नाम हो गया मेटा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। HPO3 कॉल्ड एज व्हाट, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब उसी तरह से ये जो आपके पास में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था, इसके 2 मोल लीजिए वाटर मॉलिक्यूल निकाल के, आप देखो आपको क्या मिलेगा। तो एक काम करूं मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, आप करके देख सकते हो। बेटा अगर ये 2 मोल लेके एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकालते हो तो आपको ऐसा ही कुछ पीओपी लिंकेज वाला कंपाउंड आएगा, लेकिन डिफरेंस देखो क्या आएगा। P डबल बॉन्ड हो, O और P साथ में डबल बॉन्ड हो, बेटा ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH और ये भी OH। यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ 2 OH OH लग गए। क्लियर है? इसका मतलब इसका नाम अगर पायरोफॉस्फोरस बताते हो तो सर इसका नाम हो गया पायरो पायरोफॉस्फोरिक आईसी एसिड, क्योंकि बेटा ये फॉस्फोरिक एसिड से बना है, ये फॉस्फोरस एसिड से, ये है ना आपका, सॉरी बेटा ये फॉस्फोरस एसिड से बना था और ये फॉस्फोरिक आईसी से बना हुआ है। देख लीजिए एक बार। तो आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक से मेटाफॉस्फोरिक बनाया, आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक से पायरोफॉस्फोरिक बनाया। बेटा पायरोफॉस्फोरिक में आप एक नेसेंट ऑक्सीजन निकाल लो, आपको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। यहाँ प्लेस तो नहीं है पर मैं ट्राई जरूर करूंगा। बेटा एक नेसेंट ऑक्सीजन निकाल दीजिए, देखो स्ट्रक्चर कैसे आएगा, बीच का वो गायब, बन गया। पीओपी का लिंकेज निकल गया, सिर्फ पीपी की लिंकेज आ गई। इसको आप बोलना हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बेटा यहाँ पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, देखो पी सेंट्रल एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ है भाई, और यहाँ भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। और ये सारे ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में आपके फास्फोरस की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है। कोई डाउट बेटा? मतलब जहां जहां आपको ये दिखेगा, लेट मी टेल यू,
बेटा जहां जहां आपको पीएच बॉन्ड दिखेगा तो समझ जाना कि वो पीएच बॉन्ड टूटेगा नहीं। पीएच बॉन्ड होता है नॉन आयोनाइजेबल। बेटा नॉन आयोनाइजेबल। और जिस कंपाउंड में पी डायरेक्टली अटैच टू एच होगा वो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाती है। दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो अब आपको एग्जाम में ये भी पूछे जाएगा कि बेटा ये सारे ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में व्हाट इज द नंबर ऑफ ओएच बॉन्ड कितने, उसकी बेसिसिटी कितने। तो देखो बेटा आपको दिख भी रहा होगा ऑर्थो फास्फोरस में नंबर ऑफ ओएच बॉन्ड कितने, आई मीन पीओएच बॉन्ड कितने हैं। पीओएच बॉन्ड 2। बेटा पायरोफॉस्फोरस में पीओएच बॉन्ड 2। सर हाइपोफॉस्फोरस में पीओएच बॉन्ड 1। मेटाफॉस्फोरिक में पीओएच बॉन्ड 1। ऑर्थोफॉस्फोरिक में पीओएच बॉन्ड 3। पायरोफॉस्फोरिक में पीओएच बॉन्ड 4। हाइपोफॉस्फोरिक में पीओएच बॉन्ड 4। बेटा पीओपी लिंकेज कहां पर आती है, पायरोफॉस्फोरस में आती है और पायरोफॉस्फोरिक में भी आती है। सारे ऑक्सी एसिड में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड दिख ही रहे होंगे ना आपको, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। इसी तरह से वी हैव कंप्लीटेड आवर 15 ग्रुप एलिमेंट। बेटा हम नेक्स्ट क्लास में अभी 16 ग्रुप शुरू करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।